रहे हो, बच्चे पूछ रहे थे वो निकल जाते हैं, वो सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। चलिए बता देता हूँ आपका, लाइव कर दिए क्या भाई? रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइव कर रहे हो? हाँ ठीक। हाँ ठीक। साम्यवादी वाम्यवादी कुछ नहीं पढ़ाया था, मैं ऐसे ही बताया था। देखो समाजवाद जो है दुनिया में कई तरह के हैं, ऐसे ही समझो। जब दुनिया में पॉलिटिकल विचारधारा कैसे उत्पन्न होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और छत्तीसगढ़ में जल्दी नहीं कोई बताता है। राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं, जैसे आज कोई कांग्रेस की विचारधारा होगी, कोई बीजेपी की विचारधारा है, कोई किसी, हर पार्टी की एक विचारधारा है, हर कोई ना कोई विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा है। तो राजनीतिक विचारधाराएं जो होती हैं वो ऐसे ही जन्म होती हैं। उन्हीं विचारधाराओं में से एक विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा। ये दरअसल एक्चुअल में क्या है, समाजवादी विचारधारा से उत्पन्न हुआ। समाजवादी क्या है, तो ये वो लोग हैं जो समाज में जितने पिछड़े लोग हैं, समाज में जितने दबे कुचले लोग हैं, जो समाज की दौड़ में कहीं पीछे रह गए हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। ये है समाजवाद। जैसे महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे, जैसे दलितों के अधिकार की बात करेंगे, एससी एसटी के अधिकारों की बात करेंगे, इस तरह से बात करते हैं। तो ये समाजवादी होते हैं। बात जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति फैल रहा था 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में, जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति का मतलब उद्योग धंधे शुरू हो गए। पहले क्या था कि हाथ से चरखा चला करके आप कपड़ा बना रहे थे, फिर हैंडलूम आ गया, मिल्स खुलने शुरू हो गए, तो कपड़ा उपड़ा बनना शुरू हो गया, पेपर इंडस्ट्री शुरू हो गया, भाप इंजन बन गया, जेम्स वॉट ने भाप इंजन बना दिया। जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई तो दो तरह के वर्ग पूरी दुनिया में उत्पन्न हो गए। एक वो वर्ग है जिनके पास पैसा है और जिनकी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, पूंजीवादी वर्ग कहलाए। दूसरे वो जो मजदूर वर्ग हैं जिनका शोषण हो रहा है। ठीक। तो समाजवादी लोग वो होंगे जो शोषण जिनका हो रहा है उनकी आवाज को उठाएंगे। इनके कुछ नेता होंगे जो जिनका शोषण हो रहा है उस वर्ग की आवाज उठाएंगे। जैसे आज भारत में देखिए कि समाजवादी लोग क्या करते हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जैसे एससी एसटी ओबीसी या फिर माइनॉरिटीज, इनकी बात उठाते हैं, जो अल्पसंख्यक है इनकी बात उठाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, तो इनकी बात उठाते। तो ऐसे ही जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ तो उस समय भी 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में एक विचारधारा उत्पन्न होता है, समाजवादी विचारधारा, जो क्या करता है, शोषित वर्गों की आवाज को उठाता है। जितने लोग थे वो शोषित हो रहे थे, उनके मजदूर जो लोग थे वो शोषित वर्ग की आवाज उठाते। क्यों? क्योंकि इनका तरह तरह से शोषण कर रहे पूंजीवादी लोग, काम खूब करवा रहे, 18 घंटे 16 घंटे काम करवा ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा बस इतना दे रहे हैं कि पेट पाल ले रहे हैं, इनके परिवार का शोषण हो रहा है, इनके घर का शोषण हो रहा है, तो सब तरह से इनका शोषण चल रहा है। तो इनकी आवाज उठाने के लिए एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। पूरी दुनिया में जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है कार्ल मार्क्स। नाम सुने होंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं सुने हो, आज तक क्लास 8 9th में इसके से परिचय करवा दिया जाता है। तो कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति आते हैं जो इस शोषित वर्ग की आवाज को उठाते हैं, और यहाँ से इनकी जो विचारधारा शुरू होती है, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसको कहते हैं मार्क्सिस्ट विचारधारा, या मार्क्सिज्म कहते हैं। ठीक, कार्ल मार्क्स के विचारधारा को मार्क्सिज्म कहते हैं। और ये मार्क्सिज्म कैसी विचारधारा है? समाजवादी विचारधारा, क्योंकि ये समाज का निर्माण करने के लिए उठाए हैं, शोषित वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। जब ये बात कब है? 16वीं 17वीं शताब्दी के। फिर जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति फैल जाती, दुनिया में कई देशों में ये मजदूर लोग आंदोलन करते हैं, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बहुत जगह ये मजदूर लोग आंदोलन करते हैं, और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। जो पूंजीपति वर्ग थे वो सत्ता में थे, अब वो सत्ता में नहीं रहते और शोषित वर्ग सत्ता में आ जाते हैं। राजाओं को गद्दी से हटा दिया जाता है, वहाँ पे लोकतंत्र बहाल हो जाता है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि इनकी सफलता मिलती है। जब इनकी सफलता मिलती है तो इसकी सफलता में फिर आगे चल करके दुनिया के दो देश और इससे सीख लेते हैं। एक देश का नाम है रूस, एक देश का नाम है रूस, और दूसरा देश है चीन। रूस और चीन, इन दोनों देश में भी यही समाजवादी विचारधारा मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले लोग सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। और रूस में लेनिन, लेनिन का नाम आपने सुना होगा, लेनिन वहां पर सत्ता में आता है। रूस के राजा जार निकोलस के खिलाफ वहां की जनता रिवोल्ट करती है, आंदोलन करती है, और राजा के शोषण से पीड़ित होकर के लोग वहां पर आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन का परिणाम होता है कि धीरे धीरे लेनिन वहां पर सत्ता में आ जाता है। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन नाम की व्यक्ति सत्ता में आ जाता है। इधर चीन में जब यही मार्क्सिज्म के विचारधारा वाले लोग जब आंदोलन करते हैं तो ये लोग बना देते हैं, ये लोग जब विचारधारा के लोग वो करते हैं तो ये लोग पहुंच जाते कहाँ? यहाँ पर माओ त्से तुंग और माओ जेदांग की लड़ाई होती है, और माओ त्से तुंग नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर सत्ता में आ जाता है।
लेकिन ये एग्जैक्टली वो वाला विचारधारा नहीं है जो कार्ल मार्क्स का विचारधारा था। कार्ल मार्क्स का विचारधारा कहता था कि आप सत्ता से लड़ाई लड़ेंगे लेकिन उसमें हिंसा नहीं होगी। लेकिन चीन और रूस में जो विचारधारा है ये कहता है कि चाहे हिंसा से चाहे अहिंसा से किसी भी प्रकार से हमको सत्ता में आना है और पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटा देना है। तो ये जो नई विचारधारा आई है जिसमें हिंसा अहिंसा दोनों का सहारा ले रहे हैं और सत्ता से पूंजीपति वर्ग को हटा दे रहे हैं, ये कहलाता है साम्यवादी विचारधारा। ये जो है सो साम्यवादी लोग हैं। अब साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के दो रूप डेवलप हुए, एक रूप है रूस में और एक रूप डेवलप हुआ है चीन में। एक रूप रूस में और एक रूप चीन में। दोनों के ओरिजिन कहाँ है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो शुरुआत यहीं से कार्ल मार्क्स वाले थ्योरी से हो रही है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? दो वर्गों के बीच की लड़ाई है, एक पूंजीपति वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है। दोनों के बीच की लड़ाई है लेकिन वो अहिंसा का रास्ता था। यहाँ पर जो विचार लड़ाई हो रही है वो अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा और अहिंसा दोनों का सहारा ले रहा है। तो ये एक तरह से नई विचारधारा है, क्योंकि इसमें तो हिंसा सिर्फ नहीं थी, इसमें हिंसा और अहिंसा दोनों है। तो मार्क्सवाद से अलग होकर के एक नई विचारधारा जन्माती है साम्यवाद। साम्यवाद दो देश में है, रूस और चीन। ये दोनों अल्टीमेटली इनका रूट क्या है? तो दोनों अल्टीमेटली किस तरह की विचारधारा है? समाजवादी विचारधारा। क्यों? क्योंकि समाज के शोषित वर्ग की तो लड़ाई है। अलग बात है कि यहाँ पर हिंसा नहीं यहाँ था, यहाँ पर हिंसा शामिल है। ये हिंसा वाले भी दो जगह है, रूस और चीन। यहाँ पर एक नई विचारधारा जन्म होती है जो साम्यवादी का रूसी वर्जन है। साम्यवादी की विचारधारा जो रूस में फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं लेनिनवाद, क्योंकि ये लेनिन इसके नेता थे और लेनिन ने जो विचारधारा फॉलो की उसको कहते हैं लेनिनवाद। और जो चीन में विचारधारा फॉलो किया गया उसको कहते हैं माओवाद। अब समझ में आया कि ये माओवादी जो आज के देश में कहे जाते हैं कि माओवादी है, ये माओवादी कौन है? तो ये चीन वाले विचारधारा से प्रभावित है। तो यहाँ से आता है माओवाद। और इन दोनों को मिला करके एक नई विचारधारा बनती है जो भारत में, जिसको कहते हैं माले। माले में आता है मा फॉर माओवाद, ले फॉर लेनिनवाद। इन दोनों को मिला करके एक नई विचारधारा आती है माले। आज आपको पता है कि भारत में पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी है, उसमें से एक राजनीतिक पार्टी है भाकपा, एक राजनीतिक पार्टी है भाकपा माले। ये लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ते हैं, ये भी क्लास कर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग भी सत्ता में उन्हीं की मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जमींदारों से पीड़ित किसान है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं। और ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हिंसा के तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। इन्हीं को हम आज के दौर में क्या कह देते हैं? इनको हम लोग आज के दौर में नक्सलाइट कह देते हैं, इनको आज के दौर में हम माओवादी कह देते हैं। जो कि जिससे आपका पूरा बस्तर संभाग पीड़ित था अभी, वो यही लोग हैं जो हिंसा के थ्रू, अलोकतांत्रिक तरीके के थ्रू क्लास की लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए ये ज़्यादातर उस इलाके में है। माओवादी को भारत में देखोगे तो अगर भारत का मैप वगैरह बना करके देखोगे तो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक कहीं यहाँ पर आपको मिलेगा, कर्नाटक कहीं यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से तिरछा चलना शुरू कर दो, मतलब ऐसे कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से ये मिलेंगे। फिर यहाँ से तिरछा ऐसे चलते, देखो यहाँ पर कर्नाटक मिलेगा, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र का इलाका मिलेगा, गढ़चिरौली का इलाका मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग मिलेगा। ये पूरा ऐसा बेल्ट है, ये पूरा ऐसा एक बेल्ट है। इसी इलाके में ये लोग फैले हैं, इसी इलाके में लोग फैले हैं। ये कर्नाटक से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का इलाका है, गढ़चिरौली से फिर जुड़ता है आपका महाराष्ट्र का नागपुर का इलाका थोड़ा सा, और वहाँ से फिर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ का इलाका और आंध्रा का इलाका जुड़ता है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ होते होते ये लोग पहुँचते हैं झारखंड, झारखंड में पूरा डाल्टनगंज पलामू का इलाका, वहाँ से पहुँच जाते हैं झारखंड से बंगाल, बंगाल से फिर रूट चेंज हो जाता है बिहार, बिहार से होते हुए नेपाल। इतने इलाके में ये लोग फैले हैं। क्यों? क्योंकि इतने इलाकों में ही ये आदिवासी लोग हैं, इतने इलाकों में मजदूर वर्ग हैं, इतने इलाकों में ऐसे लोग हैं जिनका सदियों से शोषण हो रहा था। तो उनके क्लास की लड़ाई लड़ते लड़ते ये कब हिंसात्मक हो गए पता ही नहीं चला। इसकी लड़ाई भारत में जो राजनीतिक दल पड़ी है, पहली राजनीतिक दल कांग्रेस है और दूसरी प्रमुख राजनीतिक दल यही भाकपा माले वाले हैं, सीपीआई वाले हैं, भाकपा वाले हैं। तो ये पहले हिंसात्मक तरीके से नहीं लड़ते थे, पहले लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते थे। ये 1920 के आसपास भारत में आ चुके हैं, ठीक। ये हिंसा का सहारा नहीं लेते थे, लेकिन 1960 के दशक में, 1960 के डिकेड में ये हिंसात्मक हो गया इनका एक वर्ग, जिसको आपने क्या कह दिया? माओवादी कह दिया।
1962 युद्ध के बाद चीन ने इनकी मदद की और ये बन गए माओवादी, जिससे आज पूरा भारत में बहुत सारे लोग पड़े थे। तो ये है विचारधारा। तो यही हमने कहलवाया था कि भारतीय संविधान में कहता है कि भारत का संविधान कैसा होगा, तो भारत का जो शासन का स्वरूप है वो समाजवादी स्वरूप है। तो कौन सा समाजवादी स्वरूप है याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि अभी आपको पता है कि माओवादियों को लेकर के भारत में बहुत लड़ाई चल रही है। भारत में माओवाद से फ्री करना चाह रहे हैं, नक्सल फ्री हो गया भारत, घोषणा कर रहे हैं। बस्तर में बहुत सारे माओवादियों को मारा गया, कोरे गुट्टा की पहाड़ियों पर लंबी लड़ाई चली है, आप अगर इन सबको जानते हैं। तो इसलिए ये इस साल के लिए थोड़ा काम की चीज़ है। तो ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में दिख सकते हैं कि भारत में किस तरह का समाजवाद है। तो भारत में जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है, तो सर लोकतांत्रिक वाला समाजवाद जायज है। अलोकतांत्रिक अगर कोई समाजवाद रखेगा तो उसको भारत वाले क्या कर देंगे, मार देंगे। और पुलिस मार रही है, सीआरपीएफ वाले देखिए माओवादियों को मार रही है क्योंकि वो अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत में मौका दिया जाता है। अलोकतांत्रिक समाजवाद का भारत में कोई जगह नहीं है। भारत में कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद में दो लोगों का योगदान है, दो तरह के विचारधारा है, क्योंकि भारत में हिंसा तो हो नहीं सकती, अहिंसा वाला ही विचारधारा रखना है। तो अहिंसा वाला एक विचारधारा जो सदियों पूर्व आया था वो था कार्ल मार्क्स का। हमने बताया आपको कार्ल मार्क्स का मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। और दूसरे विचारधारा जो यहाँ पर आई वो गांधी जी का है। हालांकि इसके अलावा अगर आप इसी को PSIR पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में जाके पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यहीं पर खत्म हो गया कि कार्ल मार्क्स और गांधी से प्रभावित यानी कि भारतीय समाजवाद में दो विचारधारा हैं। एक विचारधारा है मार्क्सवाद का विचारधारा है भारतीय समाजवाद में, और दूसरा विचारधारा किसका है, गांधी। और ये दोनों किसकी बात करते हैं, कहते हैं कि क्लास की लड़ाई होगी, मजदूरों की लड़ाई होगी, मजदूरों को अधिकार मिलेंगे, शोषित वर्ग के अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन शोषित वर्ग के जो अधिकार दिए जाएंगे वो किस तरह से, अहिंसा के रास्ते पर दिया जाएगा। इसलिए मार्क्स और गांधी दोनों को फॉलो करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय समाजवाद किस तरह की समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। इनमें किन दो विचारधाराओं का मिश्रण है, तो सर मार्क्सवाद और गांधीवाद, मार्क्सिज्म और गांधीज्म, इन दोनों का भारत के समाजवाद में मिक्सचर, यही उसने समझाया था। हाँ, उसके बाद प्रियम्बल हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद हमको पढ़ना है भारत के संविधान का सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, कि क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर्स हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, यहाँ से कुछ आपको काम भी करना पड़ेगा घर पे बहुत सारा। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो बस हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आप दोनों की पहली क्लास है क्या, पहली बार देख रहे हो? अच्छा, पहली क्लास है या डेमो क्लास है? पुराने, हाँ दिखे नहीं है इसलिए। चलिए, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं में क्या क्या है, तो बस आप मेरी तरह गोला मत बनाइएगा, आप 1 2 3 4 करके नीचे लिखना शुरू कर दीजिएगा। पहली विशेषता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित संविधान। पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी माध्यम वाले छाप लें, हिंदी वाले तो मैं बोल दे रहा हूँ। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा क्यों है भारत का संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। और यहाँ समझते हैं, बस एक एक पॉइंट ऐसे ही लिखते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। आपको इसमें से जो काम की चीज लगे लिख लीजिएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान का मतलब क्या है, ये समझिए। दुनिया में किसी संविधान में इतने आर्टिकल, इतने अनुच्छेद नहीं है जितना भारत में। भारत में कुल कितने भाग है, तो सर वास्तविक तौर पर भारत में 25 भाग दिए गए हैं। अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां सर 12 हैं। और अनुच्छेद कितने हैं, 470 से ज्यादा, एग्जैक्टली बोलो तो 495 अनुच्छेद हैं। तो 470 से ज्यादा अनुच्छेद हैं इस समय। और ये भारत इस तरह से भारत दुनिया का ये सबसे बड़ा संविधान बन जाता है, सबसे लंबा संविधान बन जाता है। ठीक, ये उतना काम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब क्या हुआ कि इसको किसी ने हाथ से लिखा होगा, है कि नहीं। लिखित संविधान का मतलब हुआ कि किसी ने हाथ से लिखा होगा, ऐसा ही कुछ।
तो संविधान दुनिया में देखो दो तरह के होते हैं, पहले समझ लो इसको। संविधान ना दुनिया भर में कई तरह के बांटे के हैं। संविधान के प्रकार अगर देखोगे तो ये पहले 1 मिनट पेन रोक करके बस अपन समझ लेंगे, फिर लिख लेंगे, पूरा छापना पड़ जाएगा आपको। संविधान के प्रकार को अगर बांटोगे तो कई तरह के संविधान होते हैं। संविधान के प्रकार बांटोगे तो कई तरह के संविधान होते हैं। एक संविधान का प्रकार बांटा जाता है कि लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है। मतलब मैं इसको ऐसा बांट दे रहा हूं कि एक संविधान का प्रकार कुछ ऐसा है कि लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है। रिटन और अनरिटन। रिटन और अनरिटन। देखिए ध्यान से, लिखित का मतलब ये तो ठीक बात है कि लिखा हुआ गया है, और अलिखित का मतलब ये नहीं लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान अगर लिखित है तो इसका मतलब है कि उसका ज्यादातर हिस्सा लिखा जा चुका है, और अलिखित का मतलब ये है कि उसका ज्यादातर हिस्सा नहीं लिखा गया है। अलिखित का मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि किसी संविधान में 100% है, तो हो सकता है कि 100% में उसका 60% हिस्सा लिख दिया गया हो, 40% नहीं liखा गया हो, तो ये कैसा संविधान बन जाएगा? लिखित संविधान बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि हो सकता है उस संविधान का 60% हिस्सा नहीं लिखा गया है और 40% लिखा जा चुका है ऑलरेडी, तब को ऐसा बनेगा अलिखित। इसका मतलब ये है कि लिखित संविधान में सब कुछ लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है, और अलिखित संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ऐसा तो नहीं है। पहली बात तो ये समझना है। मतलब अगर इस बात को हम लोग मान लें कि लिखित और अलिखित संविधान का मतलब ये हुआ कि सर इसका अधिकतर पार्ट लिख दिया गया होगा, इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन क्या किया गया है? लिखा है। इसमें पहली बात तो ये कि इसका अधिकांश भाग लिख दिया गया है, अधिकांश भाग लिखित है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज रिटन, और इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट क्या है? इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कैसा है? अलिखित है। एक बात तो ये है जो हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग समझ गए, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये वाला आंसर दोगे, इंटरव्यू में दोगे तो आपको तुरंत भगा दिया जाएगा। सही बात क्या है? लिखित और अलिखित का मतलब क्या होता है? लिखित संविधान में, जिस देश में, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस देश में लिखित संविधान होगा उस देश के शासन में, उस देश के गवर्नेंस में संविधान की सर्वोच्चता होगी। सबसे ऊपर कौन है? संविधान होगी। न तो सरकार, न तो संसद, न ही सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन है? संविधान की सर्वोच्चता होगी कि जो संविधान कहेगा वो माना जाएगा। न तो सरकार का कहना मानना है, न तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना है। अलिखित वाले में क्या होगा? इसमें संसद की सर्वोच्चता होती है, इसमें संसद की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता नहीं होती। और यही सबसे बड़ा अंतर है। आपसे मेंस में भी अगर पूछे कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, तो लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जबकि इसमें सुप्रीमेसी ऑफ क्या होता है? पार्लियामेंट होता है। इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। तो पहली बात तो ये। दूसरा, संविधान के प्रकार को जब बांटते हैं तो संविधान के प्रकार का दूसरा तरीका ये है कि संविधान हो सकता है कि उसमें परिवर्तन आसानी से हो जाए, हो सकता है संविधान दृढ़ हो, और हो सकता है संविधान कैसा हो? लचीला हो। लचीला का मतलब वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, और दृढ़ का मतलब वो रिजिड हो सकता है। रिजिड का मतलब ये है कि उसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, परिवर्तन करना आसान नहीं है, परिवर्तन या संशोधन करना आसान नहीं है। और फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि संशोधन करना आसान है। जो अंग्रेजी माध्यम उनके लिए कि इसमें अमेंडमेंट कैन नॉट बी डन इजिली, बट इसमें अमेंडमेंट कैन बी डन वेरी इजिली। तो ये दो तरह के संविधान के प्रकार पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह से संविधान के प्रकार बांटे गए हैं कि कौन रिजिड होगा, कौन लिखित होगा, कौन अलिखित होगा, और इसके उदाहरण क्या कहेंगे ध्यान से देखिए। लिखित संविधान का उदाहरण है भारत का संविधान, इसका उदाहरण है भारत का संविधान, इसका उदाहरण है अमेरिका का संविधान, इसका उदाहरण अमेरिका का संविधान। अलिखित संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान, यूके का संविधान। यूके के संविधान में संसद की सर्वोच्चता होती है, वहां संसद के पास पावर है कि वो तय करे। दृढ़ संविधान का उदाहरण है अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान, ये बहुत रिजिड है। और जबकि फ्लेक्सिबल संविधान का उदाहरण है यूके का संविधान, ब्रिटेन का संविधान।
मजे की बात यह है कि भारत का संविधान इन दोनों का मिक्सचर है। अब जिसको लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो लोग अंग्रेजी माध्यम में, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग मैनर्स। फर्स्ट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, and the rigid and flexible. The written constitution where the supremacy of constitution is found, and a written constitution where the parliament is superior means supremacy of parliament is found. Example is Indian constitution, the US constitution, while the example of unwritten is the UK constitution. Rigid का है the amendment cannot be done easily, and लचीलापन का है amendment can be done easily. Example अमेरिका का संविधान and UK का constitution. भारत का constitution दोनों का क्या है, मिक्सचर। है कोई अंग्रेजी माध्यम ट्रांसलेट करने की जरूरत तो है कि नहीं? सारे लोग हिंदी मीडियम में हैं। आज इस क्लास की स्ट्रेंथ गिरी है सावन के सोमवार के कारण, लड़कियां बहुत कम आई हैं, हमें तो यही लग रहा है। दुनिया भर में संविधान इस तरह से बांटते हैं कि कोई आज के बाद आपसे कहे कि लिखित संविधान का मतलब क्या है, तो लिखा हुआ है ऐसा नहीं है। लिखित संविधान का मतलब क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। मतलब इस देश में हर एक फैसला संविधान के अकॉर्डिंग लिया जाएगा,
न कि देश के नेता के अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि संसद जो कह रहा है वैसा नहीं माना जाएगा। संविधान जो लिखा है वही माना जाएगा, और संविधान में जितनी बातें लिखी गई वो तार्किकता के पैमाने पर फिट होती हैं, रिजनेबल होना चाहिए। अलिखित कोई आज तक बोले तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है? संसद की सर्वोच्चता है। सर सैटरडे को क्लास हुआ था कि नहीं? ओमकार साहू पूछ रहे। भाई मेरे को नहीं पता, मैं नहीं आया था सैटरडे को शायद। अब क्या ही बताऊं, तुम नहीं रहोगे तो हमें क्या मालूम। संसद की सर्वोच्चता होनी चाहिए। लिखित में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन संसद की सर्वोच्चता होगी। दृढ़ में क्या है? परिवर्तन करना आसान है। अदृढ़ में क्या है? या लचीला में क्या है कि संशोधन आसानी से किया जा सकता है। संशोधन आसानी से किया जा सकता है, जैसे यूके का संविधान है, उसका जब मन करे तब संशोधन कर देते हैं, आज मन किया तो आज संशोधन कर देंगे। कैसे संशोधन होता है? तो संसद में लोग बैठते हैं और कह देते हैं आज संविधान में परिवर्तन करने की जरूरत है। वहां के संविधान पर चुटकुला बनाया जाता है कि ब्रिटेन के संविधान में कभी भी इतना पावर है संसद को, कोई पुरुष को महिला कह दे और महिला को पुरुष बना दे, मतलब कुछ भी अनाप शनाप परिवर्तन कर दे और कोई विरोध नहीं हो सकता है। जब चाहे तब परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां संसद जो कहेगी वही माना जाएगा। संसद ने दिन को रात कह दिया तो आज से लोग वहां पर दिन को रात ही कहेंगे, दिन नहीं कह सकते। लेकिन क्या भारत में ऐसा किया जा सकता है? नहीं सर, भारत में तो संविधान ने दिन को दिन कहा है तो दिन मानना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि संविधान के प्रकार। तो भारत के संविधान की जब विशेषता पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली विशेषता तो यही था कि रिटन अनलेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी है। दूसरा आपने पढ़ा क्या? दूसरा ये कि सर ये दृढ़ता और लचीलापन का मिक्सचर है। दृढ़ता और लचीलापन का मिक्सचर। दृढ़ता और लचीलापन का समन्वय। ठीक, यहीं पर एक चीज समझिए, जो बाद में एक चैप्टर के रूप में पढ़ना पड़ेगा और उसमें इतनी ही बात पढ़नी पड़ती है तो उसको 5 मिनट में यहीं पर पढ़ लेंगे। दृढ़ता और समन्वय है, ये बात आपने लिख लिया। दूसरा बस इसके नीचे ही हम लोग इसको समझेंगे, इसके नीचे हम लोग इसको समझेंगे। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये होता है कि देखो भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको ये दृढ़ भी है। इसका मतलब ये दृढ़ भी है किसी किसी मुद्दे पर, और किसी किसी मुद्दे पर क्या है? लचीला भी है। किसी किसी मुद्दे पर लचीला भी है, किसी किसी मुद्दे पर दृढ़ भी है। कैसे? तो कुछ मामलों में संशोधन संविधान में या संविधान के लिखे प्रावधानों में परिवर्तन करना बहुत आसान है। जैसे संविधान के, अभी आप कल या आज पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए, अनुच्छेद 2 और 3 के लिए परिवर्तन करना, या 169 के लिए, या 239 के लिए, ऐसे कई सारे संविधान के अनुच्छेद हैं जिनके लिए परिवर्तन करना बहुत आसान है। एकदम फटाक से संसद का जिस दिन मन होगा उस दिन संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। मतलब ये पूरा पूरा अधिकार किसका है? संसद के पास अधिकार है। संसद कभी भी बहुत आसानी से परिवर्तन कर सकती है। और जब बहुत आसानी से परिवर्तन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? लचीला है। जैसे राज्यों का नाम बदलना, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग किया जाना, ये संसद के पास पावर है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पास कोई पावर नहीं है। संसद जब चाहे तब किसी राज्य में से अलग दूसरा राज्य बना दे। जैसे बिहार से झारखंड का अलग किया जाना, ये सब संसद के पास पावर है। झारखंड के पास, या उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य से नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर देना, किसी राज्य के एक हिस्से को काट करके दूसरे राज्य में मिला देना, यह सब अधिकार संसद के पास है। और संसद ये काम बहुत आसानी से करती है, बिना कोई रोक टोक के। राज्यों का कोई हक नहीं है इसको रोकने में। तो संसद बहुत आसानी से कर सकती है। सिर्फ 50% मेजोरिटी चाहिए, और वो भी जो आए हैं उनका 50%, ये भी नहीं कि टोटल का 50%। 50% मेजोरिटी लीजिए और ये काम कर सकते हैं। तो संसद कुछ काम बहुत आसानी से कर सकती है। 50% मेजोरिटी क्यों आसानी से हो जाएगा? देखो, क्योंकि भारत में सरकार बनाने के लिए कम से कम आपको 50% की सीट होनी चाहिए। जैसे भारत में टोटल लोकसभा में कितनी सीट है? 543, और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? इसका आधा से एक ज्यादा, 272। सरकार बनाने के लिए आधे से एक ज्यादा चाहिए, 272। तो अगर संसद में सरकार के पास ऑलरेडी बहुमत है और उतने ही चाहिए परिवर्तन करने, तो सरकार को कोई टेंशन थोड़ी है। वो तो तभी सरकार में है जब इससे ज्यादा संख्या उनके पास होगी। भाई 50% से ज्यादा संख्या है तभी तो वो सरकार में है। और इन परिवर्तन करने के लिए सरकार को कितना चाहिए? वोट 50%। तो ये तो ऑलरेडी उनके पास है ना।
तो जब ऑलरेडी उनके पास है तो ये बहुत आसानी से धड़ल्ले से परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन अनुच्छेदों में परिवर्तन संसद बहुत आसानी से कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो इन अनुच्छेदों में जो परिवर्तन करना है संसद को बड़ी आसानी से कर सकता है। और जब बहुत आसानी से परिवर्तन हो सकता है इसका मतलब वो कौन सा स्वरूप है? लचीला स्वरूप है। ठीक, तो भारत के संसद के कुछ प्रावधान बहुत आसानी से परिवर्तित किए जा सकते हैं, अर्थात भारत के संविधान में कुछ प्रावधान जो है लचीलापन प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जबकि कुछ प्रावधान बहुत दृढ़ है। जैसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना है। याद रखिएगा यहाँ से कि अगर कोई पूछे कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में है। अगर आपको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना है तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है जितना आप पहले से उसमें था। इसमें संशोधन करने के दो तरीके होते हैं, सरकार को इसमें संशोधन करने के दो तरीके चाहिए। एक तो ये कि सरकार को इसमें क्या चाहिए, दो तरह का बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वो वाला साधारण बहुमत से हो गया था, 50% बहुमत लाई और वो हो जाएगा। पर यहाँ पर विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। और ये स्पेशल मेजोरिटी होता कितना है, तो स्पेशल मेजोरिटी बड़ा भयंकर है भाई। इसमें दो चीजें चाहिए। पहली बात तो ये चाहिए कि आपको 50% ऑफ टोटल वोट भी चाहिए, मतलब जितनी संख्या है उसका 50% चाहिए, प्लस 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, 2/3 चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित तथा मतदान का चाहिए। ये दोनों बातें एकदम ध्यान से समझिए, जो ना समझ में फटाक से पूछिएगा, बाद में दिक्कत आएगी। संविधान में संशोधन 368 के तहत किया जा सकता है या 368 के बाहर किया जाता है, हालांकि उसको संविधान संशोधन नहीं मानते, संविधान में परिवर्तन मानते हैं। संविधान में जो परिवर्तन है वो बहुत आसानी से हो सकता है, सिर्फ 50% बहुमत, मतलब हम जितने लोग बैठे हैं, मान लो कोई परिवर्तन करना है तो हम जितने लोग बैठे हैं इतने में तय कर लें कि 50% लोग कह दे कि हाँ सर ये परिवर्तन करना है। जैसे मान लो कि हम संविधान पढ़ रहे हैं और किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर संविधान नहीं पढ़ना, आज से हमको ना इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो हम इतने लोगों वोट करा लिए, 50% लोगों ने कह दिया हाँ सर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का मान लिया जाएगा। तो कुछ परिवर्तन बहुत आसानी से, जो सिर्फ 50% लोगों के कहने से, जो क्लास में बैठे हैं उनके कहने से कर दिया गया, यानी बहुत आसानी से वो डिसीजन लिया जा सकता है, वो बहुत लचीला है। लेकिन कुछ परिवर्तन है कि सर इतनी आसानी से नहीं होगा, उसमें जितने लोग यहाँ बैठे हैं या इस क्लास की जितनी कुल संख्या है उसका 50% लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जोड़ लीजिए, और जितनी संख्या है उसका 50% लीजिए, और फिर जितने लोग उपस्थित है उसमें से भी 2/3 बहुमत चाहिए। तो अब मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा सरकार के लिए। कैसे? सरकार तो कितने पर बनी थी? 50% पर। सरकार कितने पर बनी थी? 50% पर। और 2/3 का मतलब कितना होता है? 66%। 2/3 का मतलब होता है 66%। सरकार कितने पर बन जाती है? 50%। यानी कि जो 16% का जो गैप आ रहा है ये आपको चाहिए, विपक्ष से सब चाहिए। 16% आपको और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा ना, इतनी बहुमत आपके पास नहीं हो सकती। तो ऐसे में विशेष बहुमत लाना बहुत मुश्किल हो। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार को देख लो, वर्तमान में मोदी जी की सरकार को देख लेते हैं, 543 सीट है। बीजेपी के पास कितनी सीट है? तो सर 240। ठीक, बीजेपी के पास 240। इनके जो सहयोगी हैं, सहयोगियों के पास कितनी सीट है? तो सर सहयोगी कुछ 42 प्लस सीट है, बाकी वेरी करते रहता है। तो इनके पास टोटल 282 सीट लेकर के ये सरकार चला रहे हैं। चाहिए था कितना? 272। मेरी बात समझ में आ रही? चाहिए था कितना? 272, पर सरकार कितने पर चला रहे हैं? 282। तो अगर ये लचीलापन वाला जो संशोधन करना है, जो आसानी से संशोधन हो सकता है, जो 50% वाला संशोधन है, तो 50% के 272 चाहिए, और इनके पास टोटल इनके और इनके मित्रों के साथ मिला करके कितना है? 282। तो ये पहला वाला काम तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना है वो वाला तो बड़े आसानी से कर देंगे। लेकिन जब इनको अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन करना है तो दो बातें चाहिए। पहला चाहिए सर 50% ऑफ टोटल। 50% ऑफ टोटल मतलब सर इनको कितनी वोट चाहिए? सर 272। तो पहले ये चाहिए, और दूसरा चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सोचो कि टोटल सीट 543 है, और संसद में किसी जैसे डिलिमिटेशन का भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई चल रही है। एक मत बिल लेकर के आए हैं, एक विधेयक है जिसका नाम है परिसीमन विधेयक।
परिसीमन विधेयक लेकर के सरकार आई थी और ये पास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए विशेष बहुमत। परिसीमन विधेयक के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत। ये क्या है? संविधान में परिवर्तन करेगा तो इसके लिए चाहिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के लिए क्या होता है कि जितने लोग संसद में उपस्थित हैं उनका 2/3 चाहिए। अब उपस्थित वाले में तो बीजेपी वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, सपा वाले भी होंगे, बसपा वाले भी होंगे, टीएमसी वाले भी होंगे, एक्सेट्रा सब होंगे। तो मान लो कि 543 में से 43 लोग नहीं आए होंगे, 543 नहीं आए होंगे। हम मान लेते हैं कि 510 लोग उपस्थित हैं। जिस दिन ये विधेयक पास किया जाएगा उस दिन मान लेते हैं कि कितने उपस्थित हैं? 510। तो उस दिन कितना वोट चाहिए उनको? दूसरा वाला कह रहा है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब कि सर 2/3 ऑफ कितना चाहिए? 510। और ये कितना आएगा सर? ये 340 सीट आएगा। अब बीजेपी के पास 340 है क्या? नहीं है। तो क्या ये आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि चाहिए कितना? 340 और है कितना इनके पास? तो क्या ये आसानी से परिवर्तन कर लेंगे? नहीं सर, ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक ये विपक्ष वाले न चाहें, तब तक तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला संशोधन क्या है सर? बहुत जटिल है, बहुत दृढ़ है, इतनी आसानी से ये वाला संशोधन नहीं हो सकता है। यही बात ये कह रहा है कि संविधान में परिवर्तन करने के लिए आपको संशोधन जो है, एक तो बहुत आसान है जो लचीलापन नेचर को दिखा रहा है, पर दूसरा वाला सर बहुत दृढ़ है। इसमें विशेष बहुमत चाहिए, 50% ऑफ टोटल चाहिए एक, और दूसरा चाहिए 2/3 ऑफ उपस्थित मतदान चाहिए। अब ये वाला करना बहुत मुश्किल है, ये तो कर ही नहीं सकते। ये करने के लिए आपको सरकार में खुद ही पहले कोई प्रचंड बहुमत वाली सरकार हो जिसके पास 300-350 सीट हो। याद आ रहा है मोदी जी का नारा 2024 में कि 400 सीट लाएंगे। क्यों लाना था? यही परिसीमन विधेयक के लिए, जो अभी पास नहीं हो पा रहा है कांग्रेस के कारण। और कांग्रेस क्यों नहीं पास होने दे रही है, हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि क्यों नहीं पास होने दे रहा। आप उस वीडियो को देखिएगा। ये वाला करना आसान नहीं है, ये वाले में बड़ा मुश्किल है। यानी कि यह क्या बता रहा है? दृढ़ता का नेचर होता है। संविधान में संशोधन 368 के तहत, पूरी कहानी को समराइज कर रहा हूं मैं। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक कि 50% ऑफ टोटल से काम चल जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। सरकार इसी पर बनी है तो एकदम ये आसानी से वोट ला करके परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए यह दर्शाता है कि संविधान में कैसी प्रवृत्ति है? लचीलापन है, फ्लेक्सिबल है। दूसरे तरफ संविधान में संशोधन 368 के तहत किया जाता है। इसमें 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए 2 तरह का बहुमत चाहिए। अभी तो हमने एक ही टाइप का बहुमत देखा है कि जिसमें विशेष बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ टोटल और 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, 50% ऑफ टोटल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये इतना आसान नहीं है लाना। हमने नंबर लेकर के, मैथमेटिक्स लेकर के आपको समझाया है कि 543 सीट में मान लो 33 लोग अनुपस्थित हैं, पर 510 अगर आ गए तो ये वाला चाहिए कितना? ये चाहिए 272 और ये चाहिए 340। अब सरकार के पास 340 का समर्थन होगा तभी तो ला पाएंगे, नहीं तो ये बिल तो कभी पास ही नहीं होगा। और इसलिए ये वाला क्या है कि मेजॉरिटी, ताकि सरकार की मनमानी रोकी जाए। अगर कोई विधेयक देश के लिए जरूरी है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस उसका विरोध नहीं करेगी, कांग्रेस उसका साथ देगी, क्योंकि देश विरोधी तो कोई नहीं हो सकता। तो उस केस में इसको पास कर लिया जाएगा। जैसे जीएसटी को पास करना था, जीएसटी पास हो गया, सबने पास कर दिया जीएसटी को। जैसे जीएसटी का विधेयक पास हुआ, आधार कार्ड का बिल पास करना पास हो जाएगा। लेकिन कोई कह रहा है कि डिलिमिटेशन पास कर दो, तो इसको पास करना जरूरी नहीं, क्योंकि वो देश के लिए क्या है? नुकसानदेह है। तो सरकार के मनमानेपन को रोकने के लिए भारत के संविधान में क्या है? दृढ़ नेचर भी पाया जाता है। क्लियर? इसमें दूसरे तरह का संशोधन होता है। एक और संशोधन का तरीका यह भी है कि विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए प्लस आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन चाहिए। आधे से अधिक राज्यों से क्या चाहिए? अनुमोदन चाहिए। अगर आपको आज का ये वाली कहानी समझ में आ गई तो आपको पॉलिटी समझ में आता है और पॉलिटी में मजा आ जाएगा। अगर आज वाली कहानी नहीं समझ में आई तो आप फिर रट्टा मारने बैठे हैं और आपके लिए एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो इसको जाकर के एक आध बार और वीडियो देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। याद रखिए कि भारत में संविधान में संशोधन कैसे होता है, पूरी कहानी का यहाँ से मैं एक अलग से चैप्टर की तरह ये पढ़ना है आपको बाद में, पर उसके यहीं पर समझ लो कि संविधान में संशोधन कहाँ किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा। 368 में संशोधन 2 प्रकार से करना होता है। एक करना होता है विशेष बहुमत से हो जाएगा, और दूसरा करना होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन चाहिए। मतलब कि अगर कोई मुद्दा संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है जो राज्यों के हित को प्रभावित कर रहा है, उसमें ये वाला विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 50% प्लस 2/3 वाला चाहिए प्लस
आधे से अधिक राज्य, मतलब वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 में से कम 15 राज्यों के द्वारा आपको ये पास करना पड़ेगा, 15 राज्यों के विधानसभा से भी पास कराना पड़ेगा। इसका उदाहरण कौन सा? इसका उदाहरण सबसे बढ़िया उदाहरण है जीएसटी विधेयक। जीएसटी जब लाया गया था तो उसके लिए विशेष बहुमत भी चाहिए था और आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन भी चाहिए था। चूंकि जीएसटी देश के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए इसको विपक्ष ने भी सहयोग दिया और ये विशेष बहुमत भी इसको मिल गया और आधे से अधिक राज्यों से भी इसको पास करवा लिया गया था और जीएसटी इस तरह भारत में लागू हो गया। वरना कोई ऐसा विधेयक जो सरकार के एजेंडे को सूट कर रहा है वो पास नहीं होगा। कौन सा एजेंडा सूट करना चाहिए? देश के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो वो पास हो जाएगा, अगर देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो पास नहीं होगा। तो राजनीतिक दल के मन से वाला विधेयक नहीं पास होगा, ये सारी चीजें। इस प्रकार इसमें भारत के संविधान में एक ये जो 368 वाला है ये बताता है कि भारत का संविधान रिजिड है, परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 2-3 वाला बता रहा है कि भारत का संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है और बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये पूरी कहानी है भारत के संविधान के संशोधन में। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पूरा लिख लेना चाहिए। ये भले मत लिखो, इधर वाला मत लिखो, पर ये तो लिख लेना चाहिए। आपको क्या क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। ये हटा दो, ये सब हटा दो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको कोई डाउट तो आप भी पूछ सकते हैं। अभी मैं संविधान का आर्टिकल्स में नहीं घुसा हूं, अभी तो उसके बाहर ही इतनी बातें हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, बाहर। हाँ, उसको संविधान के संशोधन में मानते नहीं, टेक्निकली वो संविधान के संशोधन में नहीं आता है, पर एक्चुअल में संविधान में परिवर्तन ही करता है वो। लीना देवांगन का कहना, सर स्पेशल मेजोरिटी को एक बार और बताना। अच्छा, और किसी को एक बार और सुनना है स्पेशल मेजोरिटी? प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। नहीं, उपस्थित और मतदान का, उपस्थित और मतदान। मैंने बताया ना कि 543 के 543 तो एक साथ आ नहीं सकते हैं, 10, 20, 30 तो इधर उधर रहेंगे। तो जितने हैं उनका 2/3 चाहिए।
50% टोटल का, वो चाहे आए चाहे ना आए। और इसको एकदम अच्छे से गांठ बांध के रखिएगा। लास्ट के एक चैप्टर में बस ऐसे ही मैं समझा दूंगा कि संविधान में संशोधन 2 तरह के होते हैं, यही 2 तरह के होते हैं। तो लास्ट में उसको बहुत अपने को टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। चलिए कोई एक सवाल है कि फिर से इसको रिपीट कर दे, बस ब्रीफली मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेयर विद में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2 तरह के प्रवृत्ति हैं, दृढ़ और लचीलापन। लचीला प्रवृत्ति लेके संसद कुछ प्रावधानों को बहुत आसानी से परिवर्तन कर सकता है सामान्य बहुमत के द्वारा ही, जिसमें कोई ज्यादा नहीं चाहिए, जितने लोग हैं उसका 50% लाइए और बहुमत के द्वारा परिवर्तित कर दे। संसद इसको कभी भी परिवर्तन कर सकता है, तो इस तरह से ये लचीलापन परिवर्तन को दिखाता है। जैसे अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 इत्यादि में परिवर्तन को क्या कहते हैं, लचीलापन परिवर्तन को दिखाते हैं। दृढ़ परिवर्तन में अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन होता है, 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। तो यहाँ से एकदम अलग से याद रखिएगा कि कोई पूछे संविधान का संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है, तो संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद से होता है, 368। ठीक, 368 के तहत संविधान का संशोधन 2 प्रकार से किया जाता है, एक चाहिए विशेष बहुमत, एक चाहिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन। अब सवाल उठा विशेष बहुमत क्या है, तो विशेष बहुमत है कि 50% ऑफ कुल सदस्य, जैसे अगर लोकसभा की संख्या इसमें 543 है, तो पहला बात कह रहा है कि 50% से अधिक होना चाहिए, 272 से ज्यादा लोगों का चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ उपस्थित तथा मतदान। अब 543 में हो सकता है 543 तो एक साथ नहीं उपस्थित हो, 33 लोग अनुपलब्ध हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि 510 लोग उस दिन चुनाव मतदान करने संसद में उपस्थित है। तो जिस दिन 510 लोग आए हैं उस दिन अगर विशेष बहुमत चाहिए तो 2 बातें चाहिए कि या तो 272 चाहिए या फिर 510 का क्या चाहिए, 510 का 2/3 चाहिए। तो 510 गुना 203 करेंगे तो कितना आएगा, 340। इसमें से जो संख्या बड़ी रहेगी वो वाला बहुमत चाहिए, 272 चाहिए या 340 चाहिए, तो कौन सी बड़ी है, 340। तो अगर विशेष बहुमत से पास कराना है तो कितने मत चाहिए, 340 मत चाहिए। ठीक, मान लो कि ऐसा हो सकता है कि 510 की जगह सर उस दिन ना 510 लोग नहीं आए, उस दिन सर 400 लोग ही आए होंगे, उस दिन 400 लोग ही आए होंगे, बाकी सब गायब होंगे। तब क्या हो जाएगा, तब उस केस में 272 तो चाहिए ही चाहिए, पहला वाला 50% कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सर 2/3 ऑफ कितना, 400 चाहिए। 2/3 ऑफ 400 करेंगे तो कितना आएगा सर, 266। इस केस में कितना मत चाहिए, 272, क्योंकि बड़ा कौन सा है, 272। इसलिए व्यवस्था बनाता है कि विशेष बहुमत का मतलब ये है। और विशेष बहुमत जब आ गया तो फिर क्या करिए, आधे से अधिक राज्य से मतदान, ये 2 तरह से। अब बस एक जो लास्ट में चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ इतना बताया जाना है, उसमें पूरी यही कहानी पढ़ाई जाती है, पर उसमें सिर्फ इतना एक एक्स्ट्रा चीज बताई जाती है कि कौन से मुद्दे पर ये वाला चाहिए, कौन से मुद्दे पर वो वाला चाहिए, बस इतनी सी बात सीखनी है हमको। तो ये सब सीखेंगे बाद में। देन संविधान का तीसरा फीचर, यहां तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा फीचर क्या है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से आयातित है। और यही काम आपको करना है, ये वाला काम तो मेरा भी नहीं। मैं जब पढ़ाते रहूंगा तो एक एक करके बीच बीच में बताते चला जाऊंगा कि कौन से प्रावधान कहां से लिया गया है। जब तीसरा वाला लिखेंगे तो बढ़िया से 1 पेज का जगह छोड़ेंगे आप आराम से घर पे होमवर्क करने के लिए। क्या करना है उसमें, विभिन्न स्रोतों से आयातित, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपको एक घर पे बढ़िया से एक टेबल का बना देना है, होमवर्क आपका ये घर पे टेबल बना देना है। एक तरफ आपको लिख देना है, एक तरफ आपको लिख देना है देश का नाम, यानी कि जो स्रोत है, और एक तरफ वहां से कौन सा विषय लिया है आपने, सब्जेक्ट कौन सा वहां से लिया है, ये लिखना है। ऐसा एक टेबल आपको बना देना है, ऐसा एक टेबल बना देना है।
जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए ब्रिटेन लिख दिया आपने, तो ब्रिटेन से लिखा है आपने द्विसदनात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन से आपने लिया है कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन से आपने कैग लिया हुआ है। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें आपने ली हैं। एकल नागरिकता लिया हुआ है। एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपका काम है बनाना। ऐसे ही आप ब्रिटेन के बाद यूएसए का ले लेंगे, ऐसे ही आप कनाडा का ले लेंगे, ऐसे ही सभी देशों के स्रोत को आप बना दें। ऐसे यूएसए से क्या लिया है, ऐसे ही कनाडा से क्या लिया है, ऐसे ही रूस से क्या लिया हुआ है आपने। आपका काम है टेबल बनाना, घर पे बना लीजिएगा। तो सर आप नहीं बताएंगे क्या? मैं बताता चला जाऊंगा। जैसे मान लो कि मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा हूँ, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूँ, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उस समय बता दूंगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। जब मैं इन टॉपिक्स को एक एक करके डील करता जाऊंगा तो उसमें बताता चला जाऊंगा कि यह कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, इत्यादि अमेरिका से लिया गया है, ये सब उस समय मैं बताता चला जाऊंगा। तो टॉपिक वाइज मैं बताता चलूंगा। आपका काम है टेबल में एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा, आराम से उपलब्ध है, गूगल पे किताब में उपलब्ध है, कहीं से भी इसको आराम से अपने नोट्स में डाल दीजिएगा। प्रॉपर एक पेज की जगह छोड़ दीजिए, एक एक पूरा पृष्ठ ऐसा छोड़ दीजिए, उसमें कम से कम तो लगेगा 1-1.5 पृष्ठ लगेगा आपको। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अब यहाँ से बहुत आसान चीजें। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, संघीय ढांचा परंतु एकात्मता की ओर झुकाव। संघीय ढांचा परंतु एकात्मता की तरफ झुकाव। संघीय ढांचा परंतु एकात्मता की तरफ झुकाव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। अब ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर है, तो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, संसद की संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता। 1 2 3 4 5 6 7वां लिख लीजिए, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। इतना लिख लीजिए, मैं बोलते चला जा रहा हूँ, इतना कौन लिखेगा। 8 9 10। सेवेंथ तक लिख लीजिए, फिर बताइए, मैं बोल देता हूँ उसके बाद। ऐसे लिखेंगे तब तो मैं ही लिख दूंगा इतनी देर में। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर है, तो इन सबको लेकर के परेशान नहीं होता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य,
धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार, एकल नागरिकता। छापिए। छाप लीजिए कि तो तक जितना आपने पढ़ाया है उसको देख लीजिए, आज कुछ समझ में दिक्कत शीट मतलब आर्टिकल्स में जाएंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज व्यवस्था, बाकी के लिए परेशान मत होइएगा, बाकी सब एक एक चैप्टर है अपना, आराम से पढ़ते जाएंगे। संघीय ढांचा परंतु एकात्मता का तरफ झुकाव, जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ाएंगे संघीय ढांचा क्या होता है, एकात्मता का तरफ झुकाव क्या होता है। आप जब पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था थी तो पूरा ही अपने आप में 15 दिन का चैप्टर है। फिर संसद की संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता, आप समझ चुके संप्रभुता का मतलब क्या होता है। एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएगा। मौलिक अधिकार एक चैप्टर ही है पूरा लंबा सा। डीपीएसपी ये भी एक पूरा चैप्टर है, 1.5 दिन का चैप्टर है। फंडामेंटल ड्यूटीज आधे घंटे का चैप्टर है। सेक्युलर स्टेट पढ़ाया जाएगा, जब अनुच्छेद 25-26 पढ़ेंगे तो सेक्युलर स्टेट पढ़ाया जाएगा। मताधिकार आप जानते हैं। सिंगल सिटीजनशिप अभी नागरिकता वाला चैप्टर है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 नागरिकता के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्र निकाय आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र निकाय का उदाहरण जैसे चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, सीबीसी है, सतर्कता आयोग है, सीआईसी है, सूचना आयोग है, ये सब आपको पढ़ना है। आपातकालीन प्रावधान ये अपने आप में एक चैप्टर है, 1 दिन का चैप्टर है। त्रिस्तरीय सरकार, इसमें से द्विस्तरीय तो यहाँ पढ़ाया जाता है, पॉलिटी में पढ़ाया जाता है, केंद्र और राज्य की सरकार, भाग 5 और भाग 6। जबकि तीसरा स्तरीय आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में पीआरआई पढ़ना है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जब अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो इस के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा। संतान विवाह संविधान संशोधन इससे जुड़ा है।
तो ये पूरी कहानी हमको पढ़नी है। हमने ये वाला आपको एक्सप्लेन किया कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि भारत के संविधान में बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारा है, कितना 22 भाग है कि 25 भाग है कि 24 भाग, कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अनुच्छेद कितने? 395। कितने अनुच्छेद हैं? 470। भाग कितने? अरे अध्याय अनुसूचियां कितनी? 8 कि 10? 12 अनुसूचियां ना। तो कुल मिलाकर के 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां, 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा संविधान है। फिर ये लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब ये है कि इस देश में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, न कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। देन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हमने पढ़ा था, पहले ही मैंने पढ़ा दिया था कि 70% भाग हमने कहाँ से लिया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले से लिया हुआ है। बाकी भाग हमने कहाँ से लिया? तो कुछ ब्रिटेन से लिया, कुछ अमेरिका से, कुछ जर्मनी से, कुछ जापान से, कुछ सब जगह से। तो आपको ये याद करना है कि किस देश से क्या क्या लिया हुआ है। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, या इनमें से कौन सा प्रावधान अमेरिका से नहीं लिया गया है। तो इस तरह के सवाल कई बार आ जाते हैं, इसलिए आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको टेबल बना लेना है। देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वी गॉट इट, कि दृढ़ता और लचीलापन का मिक्सचर क्या है। मीन्स संविधान में जो परिवर्तन है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक अनुच्छेद 368 के बाहर और एक 368 के तहत। 368 के बाहर जो संशोधन किया जाता है वो लचीलापन को दर्शाता है, 368 के तहत जो परिवर्तन किया जाता है वो दृढ़ता को दर्शाता है। फिर संघीय ढांचा तथा एकात्मता, इसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा सा बाद में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था, विनो के भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, एक लोकसभा राज्यसभा मिलकर के संसद चलाते हैं। संसद की संप्रभुता है, भारत की संसद भारत के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी अन्य देश का कोई प्रभाव नहीं है। न्यायिक सर्वोच्चता है, देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। संविधान को कौन जस्टिफाई करता है? सुप्रीम कोर्ट उसका सबसे बड़ा इंटरप्रेटर है, तो न्यायिक सर्वोच्चता है। एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के अंदर एकीकृत हैं। भारत के संविधान का बाद में आपको पढ़ना है अनुच्छेद 141, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उसके नीचे के सभी कोर्ट पर लागू होता है। संविधान का अनुच्छेद 141, कल ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 141 में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह हाई कोर्ट पर भी लागू होगा, वह नीचे जिला अदालतों पर भी लागू होगा, सभी पर लागू होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और उसके वहां से जो डिसीजन शुरू होगा वो नीचे तक चला जाएगा। यानी पूरे सिस्टम क्या है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है और स्वतंत्र है। हमने ये समझाया, समझना है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मौलिक अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 भाग 3 है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक अधिकारों की बात की गई है। हमको पढ़ना ही अलग से चैप्टर को खूब डेप्थ में पढ़ना, खूब डिटेल में पढ़ना, एक एक अनुच्छेद पर शायद लगभग एक दिन कभी कोई क्लास लगेगी। फिर देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के राज्य को किस तरह से शासन करना है ये लिखा गया। ये भाग 3 के बाद भाग 4 लिखा गया है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य लिखा है। ये भी 1.5 दिन का चैप्टर है, ये आधे दिन का चैप्टर, मतलब ये दोनों मिलाकर के 2 दिन का काम है। देन सेक्युलर स्टेट, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे तो इसमें अनुच्छेद 14 से 32 तक अधिकार हैं। इनमें से अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आपके धर्म से जुड़े अधिकार हैं। जब धर्म से जुड़े अधिकार पढ़ेंगे तो उसी समय पढ़ेंगे कि भारत कैसा है? सेक्युलर स्टेट है। यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब भारत में हर किसी को वोट देने का अधिकार है। जो व्यक्ति भी अडल्ट है, वयस्क है, उस वयस्क को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी तरह का हो, गरीब हो, अमीर हो, प्रधानमंत्री हो, भिखारी हो, सबको वोट देने का अधिकार है। इस तरह के अधिकार को सार्वभौमिक कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। एकल नागरिकता, इस देश में भारत के ही नागरिक हम लोग माने जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई छत्तीसगढ़ का नागरिक, कोई झारखंड का नागरिक, ऐसा नहीं है। हम सब छत्तीसगढ़ और झारखंड या कहीं के स्थायी निवासी हो सकते हैं, नागरिक तो कहाँ के हैं? भारत के ही हैं। तो एकल नागरिकता है, ये ब्रिटेन से लिया गया। जबकि अमेरिका में डबल नागरिकता होती है, वहां पर राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। भारत में बस एक नागरिकता है। स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे चुनाव आयोग है, जैसे सतर्कता आयोग है, सूचना आयोग है, ऐसे कई सारे स्वतंत्र आयोग मिलकर के सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, सरकार को कंट्रोल करते हैं। आपातकालीन प्रावधान है, ये अपने आप में एक चैप्टर है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352, 356 और 365, 358 ये सब इसमें आते हैं। त्रिस्तरीय सरकार है, भारत में 3 स्तरीय सरकार है। भाग 5 जहाँ डील करता है केंद्र सरकार से, वही भाग 6 डील करता है राज्य सरकार से। और तीसरा स्तर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की सरकार है, अनुच्छेद 243 में है। यहाँ पर कम पढ़ना है, वो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ना है, ये पाबेड में भी पढ़ाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्थान, जैसे आप जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह है, एफपीओ है, तो ये सब के भारत के संविधान के फीचर है। हम बात कर लेते हैं इसको संघीय ढांचा तथा एकात्मता की तरफ झुकाव को वाली बात को, बस उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। एक है संघीय ढांचा तथा एकात्मता की तरफ झुकाव। ये इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि कई बार प्रीलिम्स के टेस्ट में ही सवाल पूछ लिए जाएंगे, हालांकि इसको डेप्थ में केंद्र राज्य संबंध में पढ़ना है, पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
और आप अब थोड़ा सा पढ़ लिख करके आएंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। बिना पढ़े आकर के सोचेंगे कि सब समझ में आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके आएगा। संघीय ढांचा का मतलब क्या है कि भारत में एक संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली का मतलब कि एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है केंद्र के, और दूसरा होता है राज्य होता है, राज्य होता है। इन दोनों के शक्ति का अपना अपना पृथक्करण है। संघीय ढांचा का मतलब, संघ का मतलब है कि भारत में सरकार जो चलती है वो कैसे चलती है, तो एक केंद्र है और एक राज्य है। इन दोनों दो जगह सरकारें हैं, दो तरह की सरकारें हैं, और इन सरकारों के बीच इनके शक्तियों का क्या है, पृथक्करण है। शक्तियां विभाजित हैं, शक्तियों का इनका क्या है, विभाजन है। शक्तियों का विभाजन हो चुका है, और वो विभाजन किसमें किया जाता है, तो हमने बताया हुआ है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, आपसे एक टेबल बनाने को कहा गया था, उसमें आपने बनाया हुआ कि भारत के संविधान का 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल जो है ये डील करता है किससे, सेपरेशन ऑफ पावर से। भारत के संविधान का 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 ये डील करता है सेपरेशन ऑफ पावर से, कि केंद्र और राज्य की शक्तियां बटी हैं। किन मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। केंद्र वाले मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और राज्य वाले मामले में केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि क्लियर डिवीजन दे दिया गया है इन दोनों के बीच। इस तरह जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य को मिल करके, इसको क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि दोनों की शक्ति एक दूसरे से बटे हुए। लेकिन ये देखा जाता है कि भारत में जो, ये तो सरकार की व्यवस्था है, लेकिन देखा जाता है कि भारत में जो केंद्र है वो ज्यादा मजबूत है। भारत में सेंटर को क्या किया गया है, मजबूत रखा गया है। सेंटर जो है सो ज्यादा मजबूत है, केंद्र जो है सो ज्यादा मजबूत है। यानी कि अगर किसी मुद्दे पर केंद्र ने भी कानून बना दिया, किसी मुद्दे पर राज्य ने भी कानून बना दिया, तो राज्य वाला कानून निरस्त हो जाएगा और केंद्र वाला कानून माना जाएगा। जैसे मान लो कि विश्वविद्यालय को रेगुलेट करने के लिए राज्य ने भी कोई कानून बनाया हुआ है और केंद्र ने भी कानून बनाया हुआ है, तो किसकी कानून चलेगा, केंद्र वाला चलेगा, राज्य वाला कानून वहां पर खत्म हो जाएगा। यानी कि विश्वविद्यालय पर कानून बनाने का अधिकार संघीय ढांचे के अनुसार दोनों को दिया गया था, लेकिन जैसे ही केंद्र ने उसी मुद्दे पर कानून बना दिया तो राज्य वाला कानून क्या हो गया, खत्म हो गया। अर्थात केंद्र क्या है, ज्यादा मजबूत है कि नहीं, केंद्र ज्यादा मजबूत है किसकी तुलना में, राज्य की तुलना में। तभी तो केंद्र वाला कानून प्रिवेल कर जा रहा है किसके ऊपर, राज्य के ऊपर। तभी तो राज्य वाला कानून कमजोर पड़ जा रहा है, केंद्र वाला कानून क्या है, मजबूत पड़ जा रहा है, उसके ऊपर लागू हो जा रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ठीक बात है सर कि भारत में संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का पृथक्करण है, लेकिन जब चाहे तब केंद्र राज्यों को क्या कर सकता है, राज्य को ओवरलैप कर सकता है, राज्य को ओवरराइड कर सकता है, राज्य के कानून को निरस्त कर सकता है, केंद्र अगर उसी मुद्दे पर कानून बना दे तो। अर्थात भारत में कौन मजबूत है, केंद्र थोड़ा ज्यादा मजबूत है। अर्थात हमारा झुकाव किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ है। इसी को कहा गया कि संघीय ढांचा है परंतु एकात्मता की तरफ झुकाव है। इसके कैसे लक्षण देखे जाते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट, ये कौन सी बात फेडरल स्ट्रक्चर का लक्षण है और कौन से एकात्मता के लक्षण। मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिटरी बायस एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमको बस छोटा सा एक टेबल बना देना है, ऐसा एक छोटा सा टेबल बना देना है और लिख देना है संघीय ढांचा के लक्षण, संघीय ढांचा के लक्षण के गुण, और दूसरी तरफ लिख देना है एकात्मता के तरफ झुकाव। यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स में आप लिखना शुरू करें, पहले लिखना शुरू करें फेडरल फीचर संघीय ढांचा की तरफ। लिख लीजिए केंद्र तथा राज्य दो सरकारें, डबल गवर्नमेंट्स इन सेंटर एंड स्टेट रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ही को लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए शक्तियों का विभाजन, इसी में इसी को लिखते चले जाइएगा, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, अंग्रेजी में डिवीजन ऑफ पावर। देन लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
तीसरा पॉइंट लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चौथा पॉइंट संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्वतंत्र न्यायपालिका, इसी में छठा पॉइंट स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। सातवां पॉइंट लिखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म। जिनका छूट गया हो वो देख लें। पहला लिखवाया हमने दो सरकारें, दूसरा लिखवाया शक्तियों का विभाजन, तीसरा लिखवाया है हमने लिखित संविधान, चौथा संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा संविधान की कठोरता, छठा स्वतंत्र न्यायपालिका और सातवां द्विसदनात्मक व्यवस्था ना। फिर लिखिए एकात्मता वाले की तरफ लिखना शुरू करिएगा, इधर 1 2 3 लिखना शुरू करिए, एकात्मता की तरफ लिखना शुरू करिए। पहले लिखिए सशक्त केंद्र, पावरफुल सेंटर, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, पावरफुल सेंटर या शक्तिशाली केंद्र, जो भी लिखना है, सशक्त केंद्र, पावरफुल सेंटर। दूसरा पॉइंट लिखिए एक संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, इसमें दूसरा पॉइंट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान। तीसरा पॉइंट लिखिए एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट लिखिए संविधान का लचीलापन, एकल नागरिकता के बाद संविधान का लचीलापन उस साइड, हाँ संविधान का लचीलापन उस साइड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखिए उसी में एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। नेक्स्ट लिखिए केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। फिर उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर लिखिए आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। लिख लिया। तो ये जो आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा गैर संघीय लक्षण है, तो गैर संघीय लक्षण जितना आपने इधर लिखा है, और कौन से संघीय लक्षण है तो जितना आपने इधर लिखा है। या पूछा जाए कौन से एकात्मता वाले हैं, तो ये सब एकात्मता वाले हैं। कोई पूछा जाए कौन से संघवाद वाले हैं, तो ये सब कौन से संघवाद वाले हैं। आपको ये याद रखना है, इतनी बातें याद रखनी है, और ये बाद में भी काम आएगा। एक बार और लिखवाएंगे आगे चल करके, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो याद रहेगा तो लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी सारी बातें हैं जो बचा है। अभी टाइम बचा है क्या कि है? कितने बजे तक है क्लास? 10 तक था ना, 20 तक, चलो 10 मिनट अभी टाइम। सो इतनी बातें फीचर्स में हमको पढ़ना था, इतना सारा फीचर है। अब चलते हैं संविधान में। संविधान क्या होता है, कैसा होता है, इसे पहले दिन मैंने बता दिया कि संविधान में क्या होता है। संविधान के भाग हमको पढ़ना है, संविधान में एक एक पार्ट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे पहले। तो संविधान के देखो भाग 1 आपको पढ़ना है। भाग 1 में क्या लिखा है? भाग 1 बताओ क्या है? हाँ, संघ।
भारत संघ तथा उसके टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए भाग 1 में आपको पढ़ना है, यहाँ से लेकर के पढ़ना क्या क्या है, तो ये है आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आपको इसके बारे में पढ़ना है। इसको बस 1 से 4 तक हम लिख लेते हैं, बाकी समझेंगे कल ही क्या क्या है अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो देखो अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत संघ का नाम क्या होगा। भारत का नाम क्या है, तो भारत का नाम भारत ही है, इंडिया भी है, दोनों नाम है। भारत के संविधान 2 नाम देते हैं, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान भारत का नाम नहीं है, ये सब हम सिर्फ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। संविधान के अनुसार भारत के 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। तो संघ का नाम तथा उसका क्षेत्र लिखा है, भारत का नाम तथा उसके क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। तो क्षेत्र देखो यहाँ सीधे याद रखना, एक बात ध्यान से देखो कि लोगों को अगर पता होता तो ये राज्य लिख सकते थे, भारत का संघ तथा राज्य, पर राज्य ने लिखकर उन्होंने क्या लिखा है, क्षेत्र लिखा है। इसका मतलब उनको पता था कि राज्य भी होगा और कई केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, भारत का संघ का नाम तथा क्षेत्र के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं नाम परिवर्तन। बस इतना छाप डालिए, कल इसको पढ़ाएंगे डेप्थ में आराम से, एक एक करके एक आर्टिकल कल से डील करेंगे, क्योंकि आज शुरू करेंगे तो बीच में रह जाएगा, इसलिए कल इसको डील करेंगे। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की सभा यहीं थोड़ा पहले छोड़ते हैं।